स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, मार्को रूबियो। इस वीडियो को जरा सुनिए। And I don't understand why anybody would not be supportive of that, and he doesn't understand, and rightfully so, somebody would be supportive of that. But here's a more fundamental problem. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? Because if the world is prepared to accept that, then be ready, because there's like 10 other countries that are going to start doing the same thing in their international waterways. International waterways near their countries. That's an unacceptable thing that they're trying to normalize. So if the answer is no, we don't think Iran should be able to control the Straits of Hormuz, then the next question is going to be for everyone, well, what are you going to do about it? यहाँ मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो दुनिया में और भी देश हैं और भी स्ट्रेट हैं जिसे फिर वो देश कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लगावेली काकी और बुझावेली काकी। लेकिन यहाँ पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि इस बार काकी की भूमिका में कोई और नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे चाइना है। जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, भारत का जहाज कैसे डूबा और साथ ही साथ ओमान और भारत ने अब एक सीक्रेट रास्ता तैयार कर लिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में देख रहे हैं अमेरिका ने $17 बिलियन के हथियारों की मंजूरी दे दी है अरब देशों के लिए। अरब देश अब लगातार हथियार खरीद रहे हैं और खरीदने के पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण है ईरान को लेकर अब खाड़ी के देश चिंतित हैं। जिस तरीके से ईरान ने अपना रुख अपनाया है, उस रुख से अब इन्हें डर लगने लगा है कि कब ये लड़ाई बड़ा रूप ले ले। हालांकि सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें ये बता रही हैं कि खर्ग आइलैंड, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, इसके आसपास बड़ी मात्रा में तेल बिखरा पड़ा है। कहा जा रहा है कि यहाँ तेल का रिसाव हो रहा है और ये तेल की एक बड़ी परत देखने को मिल रही है। चूंकि खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे खास तेल एक्सपोर्ट का सेंटर है। कहा जाता है कि ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट इसी इलाके से होते हैं। 6 से 8 मई 2026 के बीच ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में 45 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला तेल दिखाई देने लगा। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये रिसाव कैसे हुआ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये युद्ध, सैन्य हमला या फिर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर या टैंकर में कुछ क्षति हुई है, या ऐसा लगता है कि हाल के महीने में जो यहाँ सैन्य गतिविधियां हुई है इसका असर भी है। हालांकि तेल फैला है तो इसका असर समुद्री जीवों, मछलियों और खाड़ी के क्षेत्र के समुद्री पानी पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरान इस इलाके पर झुकने को तैयार नहीं है और चाइना में मुलाकात से पहले ही ट्रंप चाहते हैं कि इस मामले का हल निकल जाए। अभी अरागची चाइना पहुंचे थे और चाइना में इन्होंने मुलाकात की वहाँ के एफएम से। इस पूरे खेल में ना चाइना का एक बेहद खास रोल है और देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ईरान को ऐसा लगता है जैसे चाइना का एक बड़ा सपोर्ट है। अभी अमेरिका ने ड्रोन के लिए चाइना की और हांगकांग की कंपनियों को बैन किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप से हाल में पूछा गया था कि चाइना इस मामले में मदद कर रहा है, आपको क्या कहना है, तो इस पर उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं कहना है, जो काम वो कर रहा है वैसे ही काम हम भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला और अगर सारा यूरेनियम ईरान का नहीं निकाला गया या उसके परमाणु कार्यक्रम को डिसेबल नहीं किया गया, तो माना जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हार होगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रे डेलियो कह रहे हैं। स्क्रीन पर उनका एक ट्वीट देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि शी जिनपिंग से मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीजें हल करनी होंगी। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लें और साथ ही साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिसेबल कर दें, या फिर ये दोनों ना करें। अगर ये दोनों ना करते हैं तो वो जंग को हार जाते हैं, जो चाइना के लिए एक बड़ी बढ़त है। चाइना से इस समय मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है और चाइना को फिर अपर हैंड मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि अब यूके से भी आवाज आने लगी है। यूके
के कुछ मिनिस्टर और चाइना के बीच में अच्छी खासी मुलाकातें भी चल रही है और इस मुलाकात के बीच में देखने को मिल रहा है कि इस गेम में चाइना अपने भूमिका को और बढ़ा रहा है। यूके के मंत्रियों के द्वारा भी बयान आ रहे हैं, जिस चीज को आरागची ने ट्वीट भी किया है कि देखिए यूके के मंत्री भी कह रहे हैं कि ये युद्ध ईरान पर थोपा गया है और गलत है। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि क्रॉस फायर जारी है, यानी ईरान की तरफ से अमेरिका की जहाजों पर या फिर ऐसे जहाज जो कि अमेरिका या इजराइल से संबंधित हैं उन पर हमले हो रहे हैं और इधर से भी कुछ जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इस क्रॉस फायर में किसी तरीके से एक भारतीय जहाज डूबा है जिसमें एक नाविक की मौत हो गई है। वाणिज्य दूतावास ने इसकी पुष्टि भी की, जिसमें कहा गया कि समुद्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है जिसके कारण एक जहाज के एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है और वाणिज्य दूतावास जहाज के मालिक के संपर्क में है। हालांकि डूबते जहाज से 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है और शुक्रवार शाम को दुबई लाया गया है। पर सवाल यह है कि अमेरिका तो कहता है कि ईरान की नेवी को इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और जब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है तो फिर ये हमले कैसे हो रहे हैं। मारियो का एक ट्वीट देखिए, ये दरअसल बता रहे हैं कि ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में ये हो रहा है कि छोटे छोटे मच्छरों की तरह, इनको मॉस्किटो आर्मी भी कहा जा रहा है, इनके छोटे छोटे जहाज हैं। ये छोटे छोटे जहाज पहाड़ों में छिप कर रहते हैं और अचानक से ये वार करते हैं और ये जो छोटे छोटे जहाज हों या छोटे बोट हों, ये संसाधनों से युक्त होते हैं। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, बहुत तरह के हथियार, यहाँ तक कि कामिकाजी ड्रोन इनसे लैस होते हैं और ये अचानक से निकलते हैं, जहाज को घेर लेते हैं और फिर उस पर वार करते हैं। तो यहाँ पर भी गुरिल्ला युद्ध जारी कर दिया है ईरान ने, ये बात भी सही देखने को मिल रही है। पर इन सब में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये लड़ाई और बड़ा रूप ले लेती है, जैसा कि इजराइल ने कहा है कि हमें एक्शन लेने दीजिए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना लगाना ईरान के। अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई और बढ़ेगी और फिर तेल के दाम बेतहाशा बढ़ने लगेंगे। अभी फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि भारत और ओमान ने मिलकर रास्ता निकाला है। भारत और ओमान जो एक रणनीतिक साझेदार भी हैं और रणनीतिक साझेदार के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि ओमान का ऐसा लोकेशन है जहां से बाईपास बनना आसान है। ओमान जीसीसी का सदस्य भी है और इसने अब 6 खाड़ी देशों के साथ साथ भारत को भी एक बड़ी लाइफलाइन दी है और ओमान के तमाम बंदरगाह अभी एक ही काम कर रहे हैं और वो है भारत और जीसीसी के मित्र देशों के बीच माल ढुलाई के लिए बाईपास का काम करना। पिछले कुछ हफ्तों से यहीं से होकर सामानों की आवाजाही हो रही है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ हफ्तों से ओमान के बंदरगाहों से होकर भारत से खाने पीने की चीजें भी जीसीसी देशों को पहुंची है। हिंद महासागर में मौजूद ओमानी बंदरगाह इस वक्त 6 देश और भारत के लिए बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। आपने देखा था जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री ओमान को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे और ये रणनीति देखने को मिली थी। ओमान से शुरुआती दौर में इन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ओमान ईरान के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता है और स्वतंत्र रूप से अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल जीसीसी और भारत जैसे देशों के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर रुकेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।